history will be kinder to me than the contemporary media or the दोस्तों, हमारे बीच में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे हैं। इनका एम्स में इलाज चल रहा था। उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 92 ईयर्स की एज। पर इस उम्र में इन्होंने जो इंडिया को दिया है ना, वो शायद हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आप खुद देखते हैं कि 1991 में जब हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था, उस टाइम पर ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि हम गोल्ड को गिरवे रख करके क्यों पैसा उधार लेकर के आ रहे हैं। पर आप देखते हो कि उस टाइम पर फिर एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसका नतीजा ये है कि आज हम भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने का सपना देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो भी हमारे सामने पूरी दुनिया ने अपना रुख मोड़ लिया था, पूरी पीठ दिखानी शुरू कर दी थी कि इंडिया को कैसे हम एक तरीके से डील में ला सकते हैं। और फिर इनकी ही इंटेलिजेंस थी, इनकी ही एंगेजमेंट थी, जिसके चलते 2008 में यूएसए के साथ में हमने न्यूक्लियर डील भी फाइनल की। तो ये जो अचीवमेंट्स है ना, ये आज के टाइम के इंडिया को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके टाइम पर इतने सारे चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ा था कि ये बोलते बहुत कम हैं, चुप रहते हैं, मनमोहन नहीं ये मौन सिंह हैं, ऐसे कई क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इस बात को ही इन्होंने एड्रेस करते हुए अपने पीएमशिप के फाइनल एड्रेस के टाइम पर इन्होंने मीडिया को यह कहा था कि हिस्ट्री मेरे लिए ज्यादा काइंडर होगी इंडियन मीडिया के कंपैरिजन में। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में जो भी लीडर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा हम लगा लेते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में एक्सपेक्टेशन के साथ में पेन भी मिलता है उन लीडर्स को, चाहे कोई भी हो फिर वो। अब आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपनी तरफ से दुख व्यक्त किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि बहुत ही हम्बल इंडिविजुअल रहे, रेस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट रहे, उन्होंने किस तरीके से देश को बुरी परिस्थितियों से निकाला। जब 2008 का सब प्राइम क्राइसिस आया तो उस टाइम पूरी दुनिया एक तरीके से घुटने पर थी, इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल पोजीशन में थी। आप देखते हैं कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जो कुछ भी चैलेंजेस इंडिया के सामने आए, उन्होंने कहीं पर भी बैकफिट पे जाने की एक होते ना कि नौबत ही नहीं आई, रेजिलियंस शो की। और आज उनका जब डिमाइस हो गया है तो उनके बारे में हमें कुछ चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। वैसे देखा जाए तो ये हमारे देश के अंदर 13वें प्रधानमंत्री बने, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास में एक बड़ा अचीवमेंट क्या है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनमें बहुत कम आपको प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे जिनका टेन्योर 10 साल का हो। दैट मींस बैक टू बैक 2 टेन्योर, या फिर कैसे भी करके 2 टेन्योर तक प्राइम मिनिस्टर कोई रहा हो। ऐसे लिस्ट के अंदर पहले नेहरू जी आए, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी जी का नंबर आया, फिर सीधा इसके बाद में इनके बाद में आप देखते हैं बीच में कोई भी 10 साल तक टिक नहीं पाया, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे। इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इनकी सरकार थी कोalition की। इनके पास में जो भी पार्टियां सपोर्ट देने वाली थी वो सब अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के काम करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स भी आई थी। बट आगे मैं बढ़ने से पहले बताऊं कि इनको बहुत सारे ऑनर्स भी मिले हुए हैं। जैसे नेशनल ऑनर्स की अगर बात करें तो इनको पद्म विभूषण, जो कि हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा फॉरेन ऑनर्स भी मिले हुए हैं। जिस तरीके से आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं उनको फॉरेन ऑनर्स मिलते हैं। जैसे रिसेंटली अब कुवैत गए थे तो उनको जो ऑनर मिला तो कितना सोशल मीडिया कवरेज था। बट ये वो जमाना था जब इंटरनेट इतना ज्यादा था नहीं, हमारे यहां पर इतना ज्यादा सोशल मीडिया पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे में ज्यादा इनका प्रेज नहीं हो पाया। बहुत रेयरली आपको इनके फुटेज देखने को मिलेंगे। बट अगेन, किसी को अगर मीडिया कवरेज ना मिले, क्या उसके अचीवमेंट्स को आप भुला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, इनको ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सऊदी अरब की तरफ से ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ द पॉलोवेनिया, ठीक है, पॉलोनिया फ्लावर, ये जापान की तरफ से इनको एक तरीके से ऑनर दिया गया था। साथ ही साथ इनको इंटरनेशनली बहुत अच्छे अच्छे रिकॉग्निशन मिले थे जब हमारा देश बहुत बुरे सीन से निकल रहा था। ठीक है, 1991 के सब प्राइम वो जो एलपीजी पॉलिसी हम लेकर के आए थे, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, उस टाइम पर इनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए थे उसके नतीजतन इनको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था 1993 के अंदर यूरो मनी के द्वारा भी, और 1994 में एशिया मनी के द्वारा। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिकॉग्निशन है। इसके अलावा टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में ये लगातार बहुत लंबे समय तक
टॉप 10, टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल और फोर्ब्स के द्वारा जो मोस्ट पावरफुल पर्सन की लिस्ट निकाली जाती है उसमें भी ये बहुत हद तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। अब आप देखते हैं कि जब इंडिया ने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था पोखरण सेकंड, तो उसके बाद में इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। ऐसी परिस्थितियों में हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए दर दर भटकते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि किसके साथ एंगेज करे, कैसे करे। तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की ही एक इंटेलिजेंस थी जिसके चलते यूएसए के साथ हमारी एंगेजमेंट और बढ़ी। नो डाउट सभी प्राइम मिनिस्टर का अपना कंट्रीब्यूशन, अटल जी के टाइम पे हमारा 1998 का जो टेस्ट हुआ था उसके चलते आज हम किसी के सामने झुकते नहीं है ना, न्यूक्लियर पावर की जब बात आती है। बट जब सिविलियन न्यूक्लियर पावर की बात आए, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें, तब न्यूक्लियर डील जो 2008 में फाइनल की गई थी ना, वो वाकई में इनके द्वारा किया हुआ एक बहुत बड़ा काम है, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि आप देखते हैं कि जिन कंट्रीज ने एक तरीके से पीठ दिखाना स्टार्ट कर दिया था इंडिया को न्यूक्लियर पावर के फॉर्म में या फिर कहें न्यूक्लियर एंगेजमेंट में, तो उन्होंने भी इंडिया से एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी। जैसे कि जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सब ने इंडिया के साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ा ली थी। इसके अलावा जब 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए थे, जब लेमन ब्रदर कोलैप्स कर गया था, यूएसए की इकोनॉमी बिल्कुल डालमडोल हो गई थी, यूरोपियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी, उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी बहुत रेजिलियंस के साथ में आगे बढ़ी। तभी आप देखते हो कि वर्ल्ड में एक नया ग्रुप जिसका आइडिया तो 1997 में फ्लॉट करने लग गया था, बट जिसको एक सब्सटेंस मिली थी, वो था G20। और इस G20 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जैसे इकोनॉमिस्ट थे ना, उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे आप इस बुरी परिस्थिति से गुजर सकते हो, चाहे फिर वो यूएसए के प्रेसिडेंट उस टाइम पे बराक ओबामा ही क्यों ना हो, या फिर जो चांसलर थे, ब्रिटिश चांसलर गॉर्डन ब्राउन, ये जापानीज पीएम शिंजो अबे हो, या फिर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल हो, हर किसी को इन्होंने अपना ज्ञान दिया। इवन ओबामा ने तो मनमोहन सिंह जी को एक बार फाइनेंशियल गुरु के तौर पे भी बोला कि हम सब के ये फाइनेंशियल गुरु है कि कैसे बुरी फाइनेंशियल क्राइसिस से हम निकल सकते हैं। तब आप सोचो कि कितना बड़ा रिकॉग्निशन था। आज जिस कॉर्ड की हम बात करते हैं, उस कॉर्ड का आइडिया शिंजो अबे, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, इनको भी असैसिनेट कर दिया गया जापान के अंदर, पर उन्होंने 2007 में बोला कि इंडिया को जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाना चाहिए। वो आइडिया क्यों आया? क्योंकि इंडिया के अंदर क्षमता दिखी। ये थी ये हमारी फॉरेन पॉलिसी उस टाइम पर। इसके अलावा आप देखेंगे कि चाइना ने भी बहुत बार एग्रेशन दिखाया। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के टेन्योर के टाइम पे चाइना एग्रेशन दिखाता है एलएसी के अक्रॉस, ऐसे कई इंसिडेंट वहां पर भी हुए थे, बट अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और उनकी जो आप कह सकते हो उस टाइम की पूरी पोजीशन थी, उन्होंने अपना मेटल शो किया कि हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। अल्टीमेटली एक बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ चाइना और इंडिया के बीच में। बट आप देखते हैं कि उसी के साथ साथ में आज की परिस्थितियों में हम आगे बढ़े तो बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते आज बिगड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर तख्तापलट हो गया है, पर जब शेख हसीना पावर में आई थी तब हमारे रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन यहां पर एक इशू जो आज तक भी नहीं सॉल्व हो पाया, वो था तीस्ता रिवर इशू। बट अगेन मैं बता दूं कि शेख हसीना का जो शेख हसीना की टेन्योर में इंडिया के साथ में जो रिलेशनशिप थी, वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी वो उतनी शानदार थी जितनी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के टाइम पे। हाँ, फिर विद द टाइम आगे देखो इंप्रोवाइज होती हैं चीजें, बट जो नींव होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पर इनके सामने चैलेंजेस भी कम नहीं आए थे दोस्तों। सबसे बड़ा चैलेंज तो था पाकिस्तान। जब 2008 में ताज होटल पर जो अटैक हुआ था, जिस तरीके से अरेबियन सी से घुस कर के जो एक फेरी लेकर के टेररिस्ट घुसे थे अंदर, और उसके बाद में ताज होटल में जो मातम हुआ था, वो कोई नहीं भूल सकता। उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इवन कोalition की गवर्नमेंट थी ना, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम आई थी कि जो सहयोगी पार्टियां थी, उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, हमारी आर्मी रेडी थी, हमारी तरफ से बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी, पर अटैक नहीं कर पाए क्योंकि कोalition की गवर्नमेंट थी। सरकार बचाने के चक्कर में फिर ये एक कहीं ना कहीं कड़ा कदम लेने से चूक गए। तो एक ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था, और इसके चलते इनको खुद को भी पर्सनल लॉसेस भी हुए। इवन इनका खुद का मन था कि मैं मेरी बर्थ प्लेस, जिसका नाम है गो, ठीक है, गाह करके एक जगह है,
पाकिस्तान में जहां पर इनका जन्म हुआ था वहां विजिट भी करना चाह रहे थे, बट पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ये नहीं जा पाए। तो एक तो ये पाकिस्तान वाला एक बहुत बड़ा इशू था। इवन एक इंसिडेंट तो ऐसा भी था उस टाइम पर, अब यूं मानो मैं जस्ट मेरा कॉलेज चल ही रहा था, मतलब पाकिस्तानी सोल्जर्स ने पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे सोल्जर्स को किडनैप किया और उनके गले काट काट करके गिफ्ट में भेजे थे। उस टाइम पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सामने हम उतना ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड नहीं कर पाते थे जितना कि आज कर पाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इनका क्रिटिसिज्म हुआ करता था, और दूसरा इनके टाइम पर जितने स्कैम्स हुए, जो सेकंड टेन्योर आया था ना, उसमें कॉमनवेल्थ गेम हुए 2010 में, इंडिया ने होस्ट किए थे, उसमें सुरेश कलमाड़ी करके एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किया था। इसके अलावा फिर 2G स्पेक्ट्रम, आज जिस तरीके से हम 5G 4G इनकी बात करते हैं, तो 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में ए राजा कानीमोजी इनके लीडरशिप में गजब का करप्शन हुआ था। अगेन वो कोalition गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमजोरी रही थी। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ही कोलगेट का भी बहुत बड़ा इशू निकल के आया था। इन स्कैम्स की वजह से ही कहीं ना कहीं इनके हाथ से सत्ता भी निकल गई थी। बट अगेन मैं बता दूं कि किस तरीके से इन्होंने, एक तरीके से एक होता ना पर्सन इंडिविजुअल, कि अपने आप को एकदम प्योरिटी के साथ कंटिन्यू कराना, चाहे आसपास में कितने ही करप्ट इंडिविजुअल हो, वो जो चीज थी वो इनके अंदर बहुत गजब की थी। बट अगेन हमें ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है कि किस तरीके से इंडिया को बुरी परिस्थितियों में भी इन्होंने आगे निकाल करके लेकर के आए, और वो जो चीज थी उसी नींव के ऊपर आज हम खड़े भी हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जो हमें ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से मनमोहन सिंह जी को क्रिटिसाइज किया जाता था। क्यों ये कहते थे कि हिस्ट्री जरूर मेरे लिए काइंडर होगी, है ना, मीडिया चाहे ना हो, क्योंकि मीडिया तो क्या करती है, फैक्ट्स को उठाती है। और फैक्ट्स में अब सीधी बात है, आज अगर कुछ भी अच्छा हो बुरा हो सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाता है। बट अगेन इंडिविजुअली वो किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, वो वाली चीज है। इनके ऊपर एक टैग और लगा करता था कि ये पपेट प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी पीछे से चलवाया करती थी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पर पॉइंट इज कि इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमें देखना जरूरी थे। और इसके अलावा PWOnlyIS की तरफ से आप लोगों के लिए जितने भी यूपीएससी कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं उन सब पे 80% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप अभी अवेल कर सकते हैं इन कोर्सेज को, और कोई डाउट हो तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। टेलीग्राम चैनल आप ये QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि भाई जिससे इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हमें मिलती है गवर्नमेंट के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, और साथ ही साथ अपनी राय जरूर दे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के जो भी अपने अचीवमेंट्स थे उनके अंदर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।